Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. In this video we are going to do the exercise of our fifth chapter, that is daffodils. In the previous video we have learned about the daffodils paraphrasing and we have got all the concept about it, and now in this video we are going to do the translation. First of all look at the comprehension. Answer the following question. These are the questions that you have to attempt by yourself. What is the central idea of the poem? What do the daffodils represent in the poem? What well do memories of the scene give to the poet? List the words that highlights the sound effect in the poem. How has the poet highlighted the impact of poem by using the figurative speech? ओके ये सारा के सारा आप लोगों को खुद से ही अटेम्प्ट करना है. अब हम आगे बढ़ते हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच. अच्छा, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच जो है, अब आप स्पीच से आइडिया लगा सकते हो कि स्पोकन वर्ड्स जो हैं, स्पोकन सेंटेंसेस हैं. फिगर्स क्या होगा? हम लोग लाइक पोइट्स जो होते हैं वो समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स पोइट्री में, क्योंकि वो थोड़े वर्ड्स में ज़्यादा बड़ी बात कहनी होती है उनको, तो वो अक्सर ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिजेंबल करवा रहे होते हैं, उसके साथ मैच करवा रहे होते हैं, और बेशक वो उसकी तरह बिल्कुल नहीं होती लेकिन उसको उसकी तरह मैच कर रहे होते हैं. कभी कभी उस चीज़ को दूसरी चीज़ कहना शुरू कर देते हैं. कभी एक लिविंग थिंग को नॉन लिविंग के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं और कभी नॉन लिविंग को लिविंग के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं. तो इस किस्म का जो तरीक़ाकार होता है, इसको डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू पोइट्री में यूज़ किया जाता है. लाइक अगर कोई दो चीज़ों को मैच कर रहा है. आप लोगों ने पिछली हमारी पोम पढ़ी है, डैफोडिल्स पढ़ी है, आपने पिछला लेक्चर दिया तो आपको समझ आ जाएगी कि सिमिली क्या होती है. मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था. एक चीज़ को, एक सिचुएशन को दूसरी चीज़ के साथ आप रिजेंबल करवा रहे होते हो, मैच करवा रहे होते हो बाय यूजिंग द वर्ड एज और लाइक. ये वाले वर्ड यूज़ करके अगर आप दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिजेंबल करवा रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं. ठीक है. इस तरह पीछे मैंने आपकी हम लोगों ने पीछे लाइन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, I wandered lonely as a cloud. ठीक है, एज अ क्लाउड, तो क्लाउड की तरह रिजेंबल कर रहा था, वो वॉन्डरिंग कर रहा था. तो एज का वर्ड दरमियान में आया. अब पोइट खुद तो क्लाउड नहीं है लेकिन वो अपने आप को तशबीह दे रहा है, अपने आप को मैच करने की, रिजेंबल करवाने की कोशिश कर रहा है, सिमिलैरिटी शो करवाने की कोशिश कर रहा है. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिमिली कहते हैं. अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which like or as is used to make comparison between two ideas that are basically dissimilar. जो ideas basically dissimilar होते हैं. अब देखिए, क्लाउड और पोइट में तो बहुत डिफरेंस है ना. दे आर नॉट रिजेंबलिंग फ्रॉम एनी साइड, किसी तरह से भी रिजेंबल नहीं कर सकते, लेकिन पोइट ने उनको रिजेंबल करवा दिया बाय यूजिंग एज और लाइक की तरह से दिखता है. ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज़ करके उन्होंने रिजेंबल करवा दिया, तो इसको हम कहते हैं सिमिली. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. हर आइज ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स, शी वॉज एज बिजी एज अ बी. उसके आंखें जो हैं वो चमक रही थी सितारों की तरह, वो इस तरह से मसरूफ़ थी जैसे कि बी. ठीक है, एज यहाँ पे भी एज यूज़ किया, अब यहाँ पे भी इन्होंने लाइक यूज़ किया. ट्विंकल लाइक स्टार्स. ठीक है, स्टार्स की तरह चमक रही थी. बहुत बस ये तो नहीं कह सकते कि उसकी आंखें सितारा थी, खैर वो भी कहा जाता है समटाइम्स पोइट्री में. आगे चलते हैं, मेटाफर पे आ जाते हैं. मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर में जिस तरह से हमने सिमिली में देखा कि दो चीज़ों को कंपैरिजन करवाया जाता है एज और लाइक की हेल्प से, जबकि मेटाफर में क्या होता है? दो अनलाइक चीज़ों को बिल्कुल एक दूसरे का एक जैसा ही कह दिया जाता है. ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे ही नाम से पुकारा जाता है. ठीक है, जिस तरह अगर हम इसी एग्जाम्पल को देख लें, हर आइज ट्विंकल लाइक अ स्टार. अगर मैं कह दूँ हर आइज इज़ अ स्टार, तो ये क्या होगा? ये मेटाफर बन जाएगा. ठीक है, हर आइज इज़ अ स्टार, कि मैंने उसकी आंखों को ही सितारा कह दिया. ठीक है, बजाय इसकी कि मैं कहती उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही हैं, मैंने उसकी आंखों को ही सितारा कह दिया. तो इसको डायरेक्टली उस चीज़ के साथ उस चीज़ का नाम ले देना जो कि उसके अंदर खूबी मौजूद नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको मेटाफर कहते हैं. If we write a comparison between two things and omit the word like, then we are using a metaphor. तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम लोग मेटाफर यूज़ कर रहे हैं. He proved a loin in the fight. वो फाइट के अंदर एक लाइन साबित हुआ. ठीक है, अभी वो ये नहीं कह रहा he proved to be as a loin. उसने as a loin नहीं कहा. अगर वो as a loin कहता तो ये सिमिली बन जाती, लेकिन उसने डायरेक्टली उस पर्सन को ही लॉइन कह दिया, तो ये लॉइन कह दिया, तो ये हमारा मेटाफर हो गया. His heart is red. उसका दिल जो है वो सुर्ख है. रेड रोज़ है उसका दिल, सुर्ख लाल गुलाब है. ठीक है, उसने ये नहीं कहा उसका हार्ट इज़ रेड लाइक अ रेड रोज़. लाइक यूज़ नहीं किया. अगर वो लाइक यूज़ करता तो सिमिली हो जाती.
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, एक लिविंग थिंग को, एक लिविंग चीज़ को आप लोग क्या करते हो, नॉन लिविंग वाली खूबियाँ देना शुरू कर देते हो। एक नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग वाली खूबियाँ देना शुरू कर देते हो, ठीक है। एक नॉन लिविंग चीज़ को आप क्या कहते हो, उसके अंदर जो खूबियाँ आप शो करवाने की कोशिश कर रहे होते हो पोट्री में, वो आप एक नॉन लिविंग की शो करवाते हो। इसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, लिविंग को नॉन लिविंग के साथ कंपेयर करवाना। It is a figurative language technique where an object or idea is given human characteristics or qualities, human characteristics like living qualities जो है उसको दी जाती हैं। अब देखें the candle flame dance in the dark। अब देखें candle flame इट्स नॉट अ लिविंग थिंग, डांस तो लिविंग थिंग्स करते हैं, इंसान करते हैं। तो अब इन्होंने डांस की खूबी जो है कैंडल फ्लेम को दे दी है, तो ये क्या हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन बन गई। द सनफ्लावर नोडेड इन द विंड। सनफ्लावर नोड, क्या सर हिला सकते हैं, सनफ्लावर्स नहीं हिला सकते, बट ये क्वालिटी तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग की है कि ह्यूमन बीइंग सर हिला सकते हैं। तो ये इन्होंने एक नॉन लिविंग चीज़ को सनफ्लावर्स को दे दी है इस वजह से। अब ये ना कि नॉन सनफ्लावर्स जो होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग है, तो ये उस तरह से ना, ये सिर्फ हम लोग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देने की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उन चीज़ों को जो कि खुद से हरकत नहीं कर सकते हैं, फ्लावर्स खुद से तो हरकत नहीं कर सकते ना, प्लांट्स जो है वो खुद से हरकत तो नहीं कर सकते, बेशक दे आर लिविंग बट साइंटिफिकली दे आर लिविंग, बट अगर इसको अपेरेंटली देखा जाए तो दे कांट मूव लाइक ह्यूमन बींग्स, खुद से मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम इसको नॉन लिविंग में ही पोइट्री में कंसीडर करते हैं। फिर आ जाता है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है, ये होता है एक मेंटल पिक्चर का ड्रॉ करना। अब देखिए, जब हमने डैफोडिल्स पढ़ी थी, तो डैफोडिल्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या चीज़ माइंड में आई, हमारे माइंड में डैफोडिल्स की एक पूरी पिक्चर ड्रॉ हो गई। जिस तरह से पोइट ने हमें एक्सप्लेन किया कि डैफोडिल्स जो हैं वो लेक के किनारे हैं, दरख्त के नीचे हैं, गोल्डन कलर के हैं। तो ये सारी चीज़ें सुन पढ़ के माइंड में एक पिक्चर सी डैफोडिल्स की जो एक प्यारी सी एक पिक्चर, अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ हो गई है हमारे माइंड के अंदर। पिक्चर को ड्रॉ करना, हमारी आंखों के आगे ड्रॉ कर देने को हम लोग इमेजरी कहते हैं। पोइट इस तरीके से इमेजरी जो है वो पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि हमारे आंखों के सामने उस चीज़ की, जिस चीज़ को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उसकी तारीफ़ें करके या बुराइयां करके उसको ऐसे कर देते हैं कि हम लोगों के सामने उसकी पूरी एक पिक्चर ड्रॉ हो जाती है। देखिए, इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल यूज टू क्रिएट मेंटल इमेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स दी जाती हैं जो क्रिएट करती हैं एक मेंटल इमेज, ठीक है, इन द माइंड के अंदर ऑफ द रीडर के थ्रू द विजुअल सेंस के ज़रिए से, ठीक है। अब देखें, हमारी आंखों के सामने हम देख तो नहीं रहे डैफोडिल्स को, लेकिन जिस तरह से पोइट ने हमें बताया उससे एक पिक्चर क्रिएट हो गई, एक विजुअल सेंस क्रिएट हो गई, एज वेल एज द सेंस ऑफ टच। अच्छा जी, इसी तरीके से सेंस ऑफ टच भी क्रिएट हुई। उन्होंने कहा कि वो इस किस्म के हैं। अगर वो किसी और चीज़ के बारे से अगर सपोज कहा जाए कि दैट इज़ सो सॉफ्ट लाइक क्रीम, तो हमारे माइंड में फ़ौरन से क्रीम का कॉन्सेप्ट आता है कि वो थिंग जो है वो बहुत सॉफ्ट है और क्रीमी है। इस किस्म का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाता है। इस किस्म के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एक टच वाला, एक क्रीमी इफेक्ट, इस किस्म का। तो ये सेंस ऑफ टच आ जाएगी, ये इमेजरी ऑफ टच हम इसको कह सकते हैं। स्मेल के हवाले से कि वो इतनी खूबसूरत प्यारी खुशबू थी, जैसे कि लाल गुलाब की हो या किसी इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जैसे मुश्क की खुशबू हो, इस किस्म की खुशबुओं का हमारे सामने ज़िक्र किया जाता है, तो फ़ौरन ही, बेशक वो चीज़ हमारे सामने नहीं होती, लेकिन उसकी खुशबू का एक सेंस जो है वो हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, उसको हम फ़ौरन फ़ील कर पाते हैं। तो जो फीलिंग क्रिएट होती है इसको हम इमेजरी कहते हैं। सर, टेस्ट के हवाले से भी तारीफ़ें ऐसे की जाती हैं कि भाई उसका जायका तो ऐसा था, ये था, वो था। तो वो जो चीज़ है बेशक वो हम खा नहीं रहे होते, लेकिन उसकी एक पिक्चर जो है माइंड में क्रिएट होती है, एक टेस्ट, हमारे टेस्ट बड जो है वो फील कर रहे होते हैं। साउंड के वाले से भी ऐसा ही है, बताया जाता है इतनी मेलोडियस साउंड है, जैसे चिड़ियों की हो, जैसे कोयल की कूकू, इस किस्म के वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारे माइंड में वही वाली, कानों को वही वाली साउंड सुनाई देना शुरू हो जाती है, तो इसको भी हम इमेजरी कहते हैं। अभी कौन कौन सी इमेजरी होती है? विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल, टेस्ट और टच। एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग। विजुअल में ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, फ़ौरन से एक थिक एंड डार्क फॉरेस्ट की पिक्चर माइंड में आ गई, लंबे लंबे दरख्त आ गए। देन ऑडिटरी पे द रस्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की जो सूखे हुए पत्तों का जो टूटना है या गिरना है, वो चीज़ माइंड में फ़ौरन से एक आवाज़ आ गई जो कानों को सुनाई देने लगी, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं सुन रहे, लेकिन हमारे माइंड में माइंड ने एक्टिव होकर हमें वो आवाज़ सुनाने की कोशिश की। द सेंट ऑफ एप्पल्स, एप्पल की खुशबू, स्वीट एंड जूसी मैंगोज़, रग्ड एंड रफ पैथ, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ तक हमें इन चीज़ की समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करनी है। दिस इज़ अबाउट द सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं। अच्छा जी, देन वोकैबुलरी थिसारस है ये। इनके आप लोगों ने क्या करने हैं, सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। सॉ का, ग्लेज एंड गेज का, ठीक है जी। इनके किस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इनके डिफरेंट सिनोनिम्स देखेंगे। ये भी आप लोगों का अपना काम है, ये आप लोग खुद से करेंगे। देन हमारे पास कॉनोटेशन आ जाती है। कॉनोटेशन क्या होती है, कॉनोटेशन होती है हमारा जो सोसाइटल मीनिंग होता है, ठीक है। किसी चीज़ के हवाले से, अक्सर चीज़ों के हवाले से हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों के लिए कोई वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग होता है, कुछ वर्ड्स का नेगेटिव मीनिंग होता है। हमारी सोसाइटी जो है अक्सर लफ्ज़ों को जो है अच्छे लफ्ज़ों में अच्छी तारीफ़ी कलमात के तौर पे इस्तेमाल करती है, और समटाइम्स कुछ अल्फाज को बुरे लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर रही होती है। हालांकि अपेरेंटली अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की तरफ जाएँ तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे होते हैं, तो इसको हम कॉनोटेशन बुलाते हैं। कॉनोटेशन मीन द एटीट्यूड और फीलिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड। एटीट्यूड और फीलिंग जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है उस वर्ड के हवाले से, एज अपोज टू द लिटरल मीनिंग, जो कि उसका लिटरल मीनिंग में समटाइम्स ऐसा होता है कि लिटरल मीनिंग उसका बिल्कुल भी वो नहीं होता, ठीक है। जो उसका असल जो डिक्शनरी मीनिंग होता है उसका बिल्कुल वो नहीं होता, लेकिन हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उस वर्ड का मीनिंग जो है वो उस किस्म का बना हुआ होता है। जैसे सॉलिट्यूड, अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। सॉलिट्यूड अगर वर्ड को यूज़ करेगा तो हमारे माइंड में एक पॉजिटिव पिक्चर आएगी वर्ड सॉलिट्यूड के हवाले से, क्या अकेलापन, अच्छी पिक्चर बनेगी। जबकि लोनली की बात की जाएगी तो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होगा कि भाई वो बंदा लोनली, तन्हा है। एक तंजिया जिसको हम कहते हैं, एक तंजिया, नेगेटिव कॉनोटेशन से मुराद हमारी तंजिया, हमारे उर्दू में अगर हम बात करें तो वो एक तंजिया वर्ड बन जाएगा कि भाई शी इज़ लाइंग लोनली, तो मैं ये किसी पर्सन को तंजिया कह रही हूँ। बट अगर मैं कहूँ शी इज़ इन सो मच सॉलिट्यूड, तो मैं एक पॉजिटिव मीनिंग है मेरा, एक अच्छी तारीफ़ी अल्फाज हैं, तारीफ़ी तो नहीं कहूँगी लेकिन एक अच्छे अल्फाज हैं, बुरे अल्फाज की बजाय मैं एक सही नॉर्मल जो हमें बोलना चाहिए उस किस्म के वर्ड यूज़ कर रही हूँ। जबकि लोनली के लिए वो एक तंजिया लफ्ज़ बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब ये डिफरेंट वर्ड्स हमें गिवन है, इनके हवाले से हमें बताना है कि ये नेगेटिव कॉनोटेशन है, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। ये मैं आप लोगों को भी करवा देती हूँ। अच्छा जी, गेज हमारा एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। देन स्टेयर, स्टेयर जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन हो गई। देखिए दोनों का मीनिंग सेम है, गेज और स्टेयर का मीनिंग सेम है, लेकिन इनकी कॉनोटेशंस डिफरेंट हैं। शाइन, शाइन क्या होगा, शाइन एक पॉजिटिव कॉनोटेशन होगी, जबकि ग्लेयर जो है, ग्लेयर हमारी एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाएगी। हुवर्ड, वर्ड क्या है, वर्ड एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, और कलेक्ट जो है वो एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, ठीक है। आई होप यू हैव गॉटन ऑल द कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब इसके आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं इन वाले वर्ड्स के, ओके। आई होप यू हैव गॉटन ऑल दिस थिंग्स। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन है, ये आप लोग हमारी दूसरी वीडियोस में, वीडियो नंबर 15-16 में देख सकते हैं। और उसके जो इसके हवाले से 18 में आपको ये कंजक्शन के हवाले से हमारी वीडियो नंबर 18 जो है हमारे चैनल की वीडियो नंबर 18 पे आप लोगों को कंजक्शन के हवाले से मिल जाएगा, 18 और 19 के अंदर, ठीक है। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, ये भी आपको 19 के अंदर ये वाले ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, आप वहाँ से समझ सकते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर listening our video, and thank you and Allah Hafiz.